सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, कल हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि इसकी पूर्व संध्या पर हम सखियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हमें जब मौका मिला है तो हम बहुत सारी ऐसी नाम अनाम जो वीरांगनाएं हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे आज। हाँ, और ये मौका क्यों छोड़े? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, बड़े धूमधाम से इसे हमें मनाना चाहिए। और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। देशभक्ति की भावना से सराबोर ये गीत जब जब फिजाओं में गूंजता है रेणु जी, तो माहौल में देश प्रेम की हवाएं सनसनाने लगती हैं। बिल्कुल सनसनाने लगती हैं और हमारा मन जो है ना, सबकी अपनी अपनी अनुभूति अलग ढंग की होती होगी, लेकिन जाहिर है कि वो जो जोश भरता है और एक वीर रस का जो संचार होता है ना, वो अपने आप आ जाता है। ये गीत में कुछ ऐसी बात है और ऐसे बहुत सारे देशभक्ति के गीत हैं। और राष्ट्रीय पर्वों पर जब सेना के बैंड वादक इस गीत की मोहक धुन छेड़ते हैं ना रेणु जी, तो सभी भाव विभोर हो उठते हैं और एक ऐसा अनुभव जो हमारे सुनहरे अतीत और वैभवशाली वर्तमान से एक साथ हमको परिचित करवा देता है। और देश जब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब आजादी के दीवानों में नया जोश, नई उमंग भर देने में इस तराने ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भी जब बात दुश्मन पर विजय की हो या खेलों में जीत की हो या फिर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारी नई नई उपलब्धियां हो, तो उन सब को देख के जब हम खुश होते हैं तो ये गीत जो है वो खुद ब खुद हमारी जबान पर आ जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वैसे भी हमारे जो देश की है, जो धरती है हमारी मातृभूमि, इसने बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों को तो जन्म दिया ही है, वहीं बहुत संतों और महापुरुषों को भी जन्म दिया है। संतों की भी भूमि कही जाती है। और खास तौर से इस कोरोना काल में तो जो कहे ना कि हमारा जो सात्विक तरीका है जीवन का, या जो मानसिकता है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, योग की जो हमारे पास एक अकूत संपदा है कह सकते हैं, धन धान्य हमारे पास और बहुत खजाना है, बहुत समृद्ध हमारी जो परंपरा है, इसको भी जब हम देखते हैं तो एक बार यही आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम इन बातों को भूलने लग गए थे, लेकिन आज जब कोरोना काल में हमने उन सब बातों को फिर से दोहराया, फिर से हमने याद कर दिया और उस वैभवशाली हमारा जो अतीत है वो फिर हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा हो गया। हमारे जहन में तो तरोताजा हुआ ही, वहीं हमने हमारी जो पीढ़ी है उनको भी हमने एक कह सकते हैं कि धरोहर के रूप में सौंपा है। और जाहिर है कि उसको फिर से वो सहेजेंगे और वैसे ही वो आगे आने वाली पीढ़ी को देते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और आपको याद होगा ना रेणु जी के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से भी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सवाल किया कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा, तो जाहिर है वो तो पल हम लोग शायद नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारी पीढ़ी वालों ने सबने वो देखा होगा टेलीविजन पर किस तरह से इंदिरा जी बैठी थी और ऊपर से आवाज आ रही थी, सारे जहां से अच्छा। वाकई बड़ा रोमांचकारी क्षण, क्योंकि पहला हमारे भारतीय राकेश शर्मा जी जब ऊपर गए और मतलब अपने आप में इतिहास रच दिया। और उसके बाद जो ये लाइन है वो एकदम मील का पत्थर बन गई, सारे जहां से अच्छा। हाँ, तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र वंदना के इन स्वरों से ही हम करें। बिल्कुल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी,
अपने बयान छोड़ो, सुन लो बयान हमारा। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ओ जंग करने वालों, जंगों से बाज आओ, जंगों से बाज आओ। दुनिया है ये हमारी, इसको न तुम मिटाओ, इसको न तुम मिटाओ। अपने बेघर नहीं दो, बच्चों पे रहम खाओ, बच्चों पे रहम खाओ। सारे जहां के हम हैं, सारा जहां हमारा। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो रेणु जी, ये गीत हमने सुना और बहुत सारी बातें जो देश से जुड़ी हुई है वो इस गाने में हमें सुनाई सुनने को दी मिली। है और ना? एक बात और है कि ये गुलिस्तां अच्छा तभी बना रह सकता है जब हम खास तौर से अगर बहनों की बात करें तो उनके लिए शिक्षा का पूरा प्रबंध करें, और उसके साथ साथ अधिकार और कर्तव्यों की बड़ी लड़ाई चलती रहती है। तो हमें ये बराबर देखना होगा कि हम अधिकारों के लिए तो बहुत जबरदस्त संघर्ष करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, लेकिन कर्तव्यों की भी बात उतनी ही होनी पुरजोर से चाहिए। करना चाहिए। हाँ, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अनिवार्य रूप से वहाँ कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की पूरी जानकारी रखता है लेकिन कर्तव्यों के बारे में भूल जाता है। तो हम याद रखें कि भाई हमने ये तो जाना कि स्वच्छता होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए, हमारी गली मोहल्लों में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी याद रखें कि स्वच्छता रखने में हमारा कितना योगदान है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि पानी और बिजली की बात करते हैं तो भाई अनिवार्य रूप से ये सब चीज़ें हमारे घर में दिन रात होनी चाहिए, लेकिन वहीं साथ में हम ये भी सोचें कि क्या आप पानी और बिजली का अपव्यय तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये आपका कर्तव्य। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो अपव्यय की अधिकारों के बात साथ तो मतलब बहुत ज्यादा जो विचारवान होगा शायद हमें लगता है वो ही करेगा, लेकिन क्या समय से हम बिजली दे रहे हैं, उसका बिल जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ। पानी का टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या मकान का टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज्यादा आने पर उसके माफी की तो कहीं गुंजाइश नहीं है, या हाँ। गुजारिश तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं कम हो जाए, या पहले तो अब जो था अब तो इतनी परंपरा नहीं है, बहुत तकनीकी जो व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई है, नहीं तो पहले बिजली की चोरी भी जमकर की जाती थी। तो इस तरीके से जो हम काम करते हैं, मतलब यूं कहें कि कर्तव्य करना तो दूर, कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं और चोरी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब बारिश ज्यादा आती है तो नालियां वगैरह सब भर जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि अरे सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ वहाँ हम ये भी सोचे कि क्या हम प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर तो नहीं फेंक देते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक तो हम इस्तेमाल बिना वजह तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहाँ डालना है, कैसे उसका निस्तांतरण किया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ये हमारे कर्तव्यों में शामिल है ये बात। तो इस बात की तरफ भी आप पहले ध्यान दें और उसके बाद ये सोचें कि अरे ये क्या हो रहा है, इसे ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए वाली जो बात है ना, चाहिए वाली बात हम बहुत करते हैं। ये तो निस्तारण की बात हो गई कि ठीक है हम प्लास्टिक के बैग का निस्तारण कैसे करें, कम कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन क्या सड़क पर कभी उड़ रहा था तो हमने कोशिश की कि उसको उठाकर कहीं ठीक से फेंक दें या रख दें उसको ठीक से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़ते हुए हमने देखा और वो नाली पर जाके चिपक गया और उसने नाली को बंद कर दिया, चुप कर दिया और उसके बाद उसकी वजह से पानी लग रहा है। तो हमने क्या देखकर अनदेखा तो नहीं कर दिया, है ना? हम बड़े मजे से इन सारी चीजों से अपनी आंखें फेर लेते हैं और निकल जाते हैं। और वही बात होती है ना कि हम सोचते हैं कि कोई अच्छा काम जो है वो बगल वाला शुरू करे, पड़ोसी शुरू करे, हम ना करें। हाँ, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा हमें अपने आप से ही करनी पड़ती है और वहीं से ही होती है बदलाव की शुरुआत। अब जैसे हम इन सब बातों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत तौर पर
हमारे अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में सोचें। यही सब बातें उसके साथ में जुड़ी है। और एक बात और भी यहाँ आ जाती है कि जब बहुत ट्रैफिक बढ़ जाता है, कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सोचें कि क्या लाल बत्ती पर रुकने की जहमत हमने उठाई है? क्या जिस जगह पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, लेकिन वहां भी आपने जरा रुक करके देखने के बारे में सोचा है कि भाई जाने का रास्ता है भी या नहीं है? या कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि जो ट्रैफिक सिग्नल तो चलो ठीक है, लाल बत्ती पर हम रुक तो गए, लेकिन जो एक लाइन होती है जेब्रा लाइन के पहले वाली, क्या हम वहां पर रुके थे या हम जेब्रा लाइन तक पहुंच गए? पैदल चलने वालों के लिए हमने कितनी जगह छोड़ी? या ऐसा तो नहीं कि अक्सर हम पटरी तक पर भी अपना वाहन दौड़ाने लगते हैं। दुपहिया वाहन अगर है तो हम कोशिश करते हैं दाएं बाएं कहीं से निकल जाए, भले ही वो सड़क हो या ना हो। तो क्या इस तरीके की चीज हमने कभी की? तो बराबर हमने बचपन से पढ़ाई की है मंजू कि कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम हमेशा अधिकार वाला पहलू देखते हैं और कर्तव्य वाला भूल जाते हैं, नीचे दबा देते हैं। बिल्कुल रेणु जी। और अगर जुर्माना देने का भय ना होना तो लोग ये हेलमेट भी नहीं पहनते हैं। और बाइक पर दो की कहीं कहीं तो एक ही बैठना अलाउ, लेकिन फिर भी 2 या 3 लोग बैठ जाते हैं। और इस तरह से जब आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। और फिर दोष किसे देते हैं? हम सिस्टम को दोष देते हैं। और कभी कभी तो अगर आपके कहीं से चालान नहीं हुआ, वाहन नहीं पकड़ा गया, तो यहाँ तक दोष देते हैं कि कहते हैं देखिए व्यवस्था क्या है, हम तो बड़े धड़ल्ले से निकल आए, हमें किसी ने रोका ही नहीं। मतलब कहने के पहले ये भी नहीं हम शर्मिंदा होते, हमें खुद अपनी तरफ ये नहीं नजर दौड़ाते कि शुरुआत तो हमने गलत काम की और हम उसके लिए भी दोषी किसी और को ठहरा रहे हैं। तो कर्तव्य की एक बात और है कि ये तो हो गई कि हम तंत्र की बात कर लें या शासन प्रशासन की बात कर लें, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो हमारी आज़ादी और हमारा वहीं तक है जब तक कि दूसरे की आज़ादी शुरू नहीं होती या उसका अधिकार क्षेत्र नहीं आता। अगर हम ये मान के चले कि हम आज़ाद हैं और हम मंजू को हटाकर बैठ सकते हैं भाई उनकी कुर्सी पर भी, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, या हमारा अधिकार है, तो दूसरे की वहीं पर जो है आज़ादी छिन जाती है या उसके अधिकारों का हनन होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी कि सीमा हमारी कहाँ तक, हम कहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं और हमारा क्या अधिकार क्षेत्र है। और जब कभी शांति भंग होती है या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तब भी हम बोलने लग जाते हैं कि भाई सिस्टम बिल्कुल खराब है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सोचें कि क्या आप अपने घर में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, या उसे सशक्त बनाने के लिए आपने उसको पैरों पे खड़े करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया है, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया? अक्सर हम देखते हैं कि लड़के और लड़की में बहुत फर्क किया जाता है, तो वहाँ उस तरफ भी आप ध्यान दें। दूसरी बात ये भी है कि जब कभी आप घर से बाहर निकले, कहीं भी अगर आप देखते हैं कि भाई अन्याय हो रहा है, लेकिन हम चुपचाप वहां से चले जाते, हम बिल्कुल उस बारे में कोई कदम नहीं उठाते, सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा, तब करेंगे। लेकिन जब आप देखें कि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी देर रुकने की जहमत उठाएं, शिकायत करें, मदद करने की कोशिश करें। ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में। बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये भी एक देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी है। भले ही इसके लिए कहीं कुछ लिखा नहीं है, संविधान में हो या कहीं नियम कानून में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक देशभक्त होने की आप एक कह सकते हैं कि दे सकते हैं उदाहरण कि हाँ ये हमने देश के प्रति कुछ किया। वैसे देखा जाए तो ये अपने ही प्रति है, खुद के प्रति है, लेकिन फिर भी अगर हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है हमने कुछ समाज के प्रति कुछ किया। वहीं जो घर की बात मंजू कह रही हो ना कि घर में हम अपनी बेटी को सशक्त बनाएं, उसके साथ साथ एक चीज और हम जोड़ना चाहते हैं कि अपने बेटों को भी खास तौर से ये शिक्षा दें कि किस तरह से वो बेटियों का सम्मान करे, बहनों का, या सड़क चलती किसी भी बेटी का सम्मान करे, किसी की भी बहन है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखे। क्योंकि अगर सड़क पर कुछ भी अन्याय हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, कहीं आपका बेटा तो नहीं है, या बेटा है तो किसी का तो बेटा है, आप शुरुआत तो कीजिए अपने घर से, है ना। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा हम अपनी बेटियों को बहुत पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन क्या उसको जो जीवन साथी मिलेगा तो क्या वो उसको उतना संबल दे पाएगा, सहारा दे पाएगा, मदद कर पाएगा? क्योंकि हम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर बेटी आएगी उसका क्या? तो आप अपने बेटे को भी इस तरह से बनाएं और इस बार स्वतंत्रता दिवस पे कुछ प्रण ले लें, संकल्प कर लें।
हाँ, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, या हम इतने सशक्त थोड़ी हैं कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति तो सैनिक नहीं बन सकता है, या हर व्यक्ति तो वहाँ मोर्चे पर नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति देश को अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सकता है। और यही जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रख करके ही वो राष्ट्रभक्ति का परिचय दे सकता है, या ये जता सकता है कि हाँ, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ। ये तो बात बहुत बड़ी है मंजू। लेकिन ये जो बात है ना कि राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा प्रश्न तो हम ये करते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। ये इतना हास्यास्पद लगता है जब हमारे बहुत सारे संगी साथी और हम भी अक्सर कहते हैं देश ने हमारे लिए किया ही क्या है, कर क्या रहा है देश। अरे भाई, हमने कभी सोचा कि हम क्या कर रहे हैं जी? तो जरा सा इस पर गौर कीजिएगा इस बार, तभी हमारा ये स्वतंत्रता दिवस सार्थक होगा। कुछ तो प्रण कीजिए। हम तो फिलहाल प्रण करते हैं कि एक आपको अच्छा सा गीत सुनवा देते हैं, लेकिन संग में एक प्रश्न छोड़ते हैं कि आप इस बार क्या प्रण करने वाली हैं, है ना? मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिम झिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भंवरे घूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो।
पतझड़ मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। हमारे देश की जो है ना वाकई पुरवाई जो है जब चलती है तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ये जो पुरवाई है और जिसमें हम सांस ले रहे हैं खुलकर, हाँ। उसके लिए बहुत सारे बलिदानियों को हम आज याद करते हैं। वैसे तो साल भर याद करते हैं, लेकिन ये खास जब मौका आता है तो लगता है कि हम फिर से देखने लगते हैं कि कौन कौन और थे जिनको कि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल, सभी ने अपने अपने हिसाब से बहुत योगदान दिया है। कईयों का योगदान तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन कई ऐसे भी अनाम लोग हैं जिनके योगदान के बारे में शायद हमें पता नहीं, जिनके नामों के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन उनका जो योगदान है वो किसी भी तरह से कम नहीं रहा है। और इसीलिए आज हम उन सभी को सादर नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, नाम अनाम सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के साथ ही कुछ महिला सेनानियों का हम जिक्र करना चाहेंगे और जाहिर है कि हम अपनी सखियों के विचारों को बताएंगे। हमारी कुछ लोगों ने लिख कर भेजा है फेसबुक पर कि झांसी की रानी के जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जाहिर है कि उनकी वीरता का तो हम सब मिसाल देते हैं। कोई हमारी जो बिटिया है जो बहुत तेजी से सामने आती है तो कहते हैं बड़ी झांसी की रानी बनी हुई हो, हाँ। है ना, या कहते हैं कि देखो कैसे झांसी की रानी की तरह है कि हम अपने देश नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके के जो उन्होंने, और उनका बचपन का नाम मनु था, तो बहुत सारे लोग अपनी बच्ची का नाम मनु भी रखते हैं उन्हीं को याद करते हुए, है ना। बिल्कुल, तो हम वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन झांसी की रानी के बारे में तो नाम सब जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं आज झलकारी बाई जी के बारे में, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ और झांसी में ही वो शहीद हुई। और सब उनकी बहुत अच्छी सहेली थी, झांसी की रानी के साथ में वो रहती थी। और वैसे वो बहुत छोटे परिवार से थी, लेकिन साहस उनमें अदम्य भरा हुआ था और इतना ज्यादा वो मिलती जुलती थी कि उसके पास मतलब केवल चेहरे से नहीं, लोग कहते हैं कि उनके हाव भाव भी उनसे बहुत ज्यादा मिलते थे झांसी की रानी के साथ। इसके साथ ही जितनी कुशलता से झांसी की रानी लड़ाई लड़ती थी वही कौशल उनके में भी था। वो दुर्गा दल में नेता भी थी और एक बार उन्होंने जंगल से एक बाघ के साथ जब लड़ाई हुई तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। तो झांसी की लड़ाई में उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उनका, हाँ। और उनको हम आज भी याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। रेणु जी, बात सुनकर ही कैसा लगता है ना कि किसी बाघ को कोई महिला मार दे, मतलब कितना जोश होगा उनके अंदर, कितनी ताकत होगी और किस तरह का उनका जो है व्यक्तित्व रहा होगा, इसके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लक्ष्मीबाई के साथ रहती थी ना तो कुछ तो संगत का असर आ जाता है ना, साहस भी भर जाता है कुछ इसी तरह से, है ना? बिल्कुल। अब हम याद करते हैं कुलसुम सयानी जी को। सन 1900 में उनका जन्म हुआ था और 18 साल की उम्र में एक डॉक्टर से उनका विवाह हुआ था और गांधी जी की प्रेरणा और परिवार में शिक्षा के महत्व को समझकर उन्होंने निरक्षरता उन्मूलन के लिए कमर कस ली और 1938 में 100 रुपए पूंजी लगाकर उन्होंने 2 शिक्षकों को रखा और छात्र ढूंढने के लिए कई इलाकों में उन्होंने चक्कर लगाए। महिला शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी नजरिया बदलने और परिवारों के समक्ष शिक्षा का महत्व समझाने का दारोमदार भी उन्होंने संभाला। और वे हैरान होती थी तब जब सुनने को मिलता था कि भाई लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के चलते 1944 में उन्हें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का महासचिव नियुक्त किया गया। वाह। वहीं 9 साल की छोटी सी उम्र में जिनकी शादी हो गई थी उनके बारे में बताते हैं, वो है उमाबाई कुंदापुर, जिनका जन्म 1892 में हुआ और 9 साल की उम्र में शादी हुई। ससुर के समर्थन के साथ उन्होंने पढ़ाई की और भगिनी मंडल की उन्होंने स्थापना की पढ़ाई के बाद। अब सोचिए आप, 9 वर्ष में जिसका विवाह हो गया उसके बाद उन्होंने भगिनी मंडल की स्थापना की और वहीं हिंदुस्तानी सेवा दल की महिला शाखा की नेता भी बनी और उन्होंने सभी सम्मानों को इनकार कर दिया जो उन्हें मिल सकते थे, क्योंकि उन्हें
उन्होंने अपना जीवन जो है प्रसिद्धि पाने के लिए कभी काम नहीं किया, ये उनका सिद्धांत था। और उन्होंने केवल अपने देश के लिए निस्वार्थ सेवा देने का ही संकल्प लिया और उस पर कायम रही। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे थे उनको बचाने और उनको आश्रय देने का उन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, और अब हम बात करते हैं भारदामनी देवी की। तो वो केवल 15 वर्ष की थी जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और जयप्रकाश नारायण मुंबई से एक गुप्त प्रसारण सेवा चलाते थे और महिला आश्रम और सेवा आश्रम को जब सील कर दिया गया तो वो अपने किसी परिचित के घर गई और रात भर वहां पर प्रसारण वो सुनते थे और वो जो प्रसारण होता था उसकी 50-60 प्रतियां वो बनाते थे और इस खबर को वो सब जगह फैलाने का काम करते थे, भीड़ भरे स्थानों पर जाते थे और बहुत सारे देशभक्ति के वो नारे लगाते थे और इस तरह से वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लाठियां पड़ी, सिर से खून बहता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस कार्य को उन्होंने जारी रखा। ओहो अब देखिए, बहुत पुरानी बात है, यानी 1778 में जन्मी, 23 अक्टूबर को कित्तूर रानी चेन्नम्मा की अगर हम बात करें, सोचिए आप सन की बात जरा गौर करें, 1778 में जब पैदा हुई तो उन्होंने लिखा, बोलती थी कि मुझे टैक्स क्यों देना चाहिए, क्या आप मेरे भाई बहन रिश्तेदार या दोस्त हैं। उन्होंने टैक्स का विरोध किया। आप सोचिए क्या सोच थी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पहली शासक महिला स्वतंत्रता कार्यकर्ता बनी। घुड़सवारी, स्क्वाड फाइटिंग और तीरंदाजी में पेशेवर प्रशिक्षित थी। अच्छा। एक छोटे से गांव में जबकि पैदा हुई और उसके बाद ही 15 साल की उम्र में उन्होंने जब शादी हो गई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने पति और बेटे को खो दिया और फिर जाहिर है कि उन्हें अपने राज्य का ख्याल रखना पड़ा क्योंकि उनकी जो शादी थी वो राजा से हुई थी। लेकिन 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने अपने शासन को बचा तो लिया, लेकिन अंतिम युद्ध में वो सफल नहीं हो पाई और फिर भी जाहिर है कि जब उन्होंने संघर्ष किया तो आज हम सब के दिलों में उन्होंने स्वतंत्रता की भावना जो है उस समय तो भरी दी। आज हम सब उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जी बिल्कुल। और अब राजकुमारी गुप्ता की हम बात करते हैं। 1902 में कानपुर में जन्मी राजकुमारी गुप्ता, उनके पति ने महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद दोनों के निकट रहकर काम किया। काकोरी षड्यंत्र मामले में उनके बेहद महत्वपूर्ण योगदान को आज़ादी की गाथाओं में हम शामिल कर सकते हैं। राजकुमारी को क्रांतिकारियों तक पिस्तौल पहुंचाने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था और उन्होंने अपने कपड़ों में पिस्तौलें छुपाई और उन्हें पहुंचाने के लिए अपने 3 वर्षीय पुत्र को साथ लेकर के निकल पड़ी। हालांकि वहां उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन उनका ये योगदान जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। जाहिर है 3 वर्ष के अपने बच्चे को इस तरह से लेकर निकलना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। सखिया आप जरा सोचें कि जिस तरह से हम घर में बैठे हैं और बड़े आराम से अपने सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं। और रेणु जी, जब हम सोच सकते हैं उस समय का जो माहौल था ना, वो ऐसा माहौल था कि महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी और इस तरह के जब वो इन कामों में जब वो लिप्त हो जाती थी या ये काम करती थी तो उसके बाद जब वो वापस घर में आती थी तो घर में उनको कई बार निराशा होती थी, वहां उनको फिर से स्थान नहीं मिल पाता था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की महिलाओं का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने ये कठिन काम कर दिखाया। बिल्कुल। और वहीं पर हम अगर बात करें तो बंगाल में जन्मी, 9 दिसंबर रंगपुर जिला में जन्मी बेगम रुकैया शखावत हुसैन, जो 1880 में जिनका जन्म हुआ। अच्छा। वो पहली ऐसी स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने लैंगिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी। अब सोचिए आप, उस समय 1880 में जो जन्म जिनका हुआ, 1900 के शुरुआत की बात होगी जब उन्होंने इस तरीके की लड़ाई लड़ी और बहुत मुश्किल था। उस समय तो आज़ादी मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बराबर इस बात के लिए लड़ाई की और पुरुषों और महिलाओं के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, इस पर उन्होंने बहुत जमकर इसका वो किया, एक तरह से बीड़ा उठाया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कविता, लघु कथाएं, निबंध लिखे और बहुत सारे व्यंग लेख भी उन्होंने लिखे इन सबको लेकर। देखिए कितना बड़ा काम था उस समय, ये काम करना बहुत ही मुश्किल काम था रेणु जी। और बहुत सारी और भी महिलाओं के बारे में हमारे पास जानकारी है, लेकिन उससे पहले हम एक गीत सुन लें। बिल्कुल।
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं
अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हीरा मोती सोना जवाहरात, ये सारी चीज़ें अकूत हैं हमारे देश में। और इन सब कड़ियों की जब बात आती है तो बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और इन सब की बात भी याद आती है। और बहुत सारे वो भी नींव की ईंट याद आती हैं जिनकी बुनियाद पर आज हम खड़े हैं ना। बिल्कुल असली हीरे तो यही है रेणु जी जिनका आपने नाम लिया भी। जी हाँ, और इन लोगों ने बहुत सारे और लोगों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। बिस्मिल की माँ की, हम चूंकि आज महिला स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं तो हम मूलमती जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने बिस्मिल जैसे बेटे को जन्म दिया। जी। और उन्होंने अपने बेटे को ब्रिटिश शासकों के ने जब उनके मौत के घाट पे उतारा तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने गर्व महसूस किया कि हमारा बेटा शहीद हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ऐसी ही, यूं कहना चाहिए कि बचपन से जो उन्होंने संस्कार दिए थे इसी की वजह से वो निकल पाए बिस्मिल जी। और वो जज्बा उनके अंदर तभी था जब ऐसी माँ के वो बेटे थे। तो ऐसी ही बहुत सारी हमारी जो और भी हैं जो वीरांगनाएं, जिन्होंने, उसी में एक और नाम आता है उदा देवी का, जो कि 1857 में जिनका जन्म हुआ। उदा देवी एक साहसी नहीं, बल्कि इनकी मृत्यु हुई थी नवंबर 1857 में। उदा देवी एक साहसी निर्भीक महिला थी और रानी बेगम हजरत महल के पास वो युद्ध के लिए गई। और वो जब समय था जब भारतीयों में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति बहुत गुस्सा था। बेगम ने युद्ध की तैयारी के लिए उदा देवी की मदद की और उदा देवी अपने पति के साथ युद्ध में बहादुरी से लड़ी और एक पेड़ पर चढ़ गई, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने 32 से लेकर 36 ब्रिटिश सैनिकों को गोली मारकर एक साथ मौत के घाट पर उतार दिया। और कहते हैं कि उनकी बहादुरी के कारण कैंपबेल जैसे अधिकारी ने उनके शव पर अपना शीश झुका दिया। हाँ बिल्कुल रेणु जी, ऐसी महिलाओं के जज्बे को, उनके साहस को हम भी सलाम करते हैं। और अब याद करते हैं तारा रानी श्रीवास्तव को। पटना के निकट सारण में जन्मी तारा रानी श्रीवास्तव ने अपने पति फुलेंदु बाबू के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। गांधी जी के आह्वान पर फुलेंदु ने एक बड़ी भीड़ जुटाई और सिवान पुलिस थाने की छत पर तिरंगा फहरा ने निकल पड़े। उनकी हाल ही में शादी हुई थी, बावजूद इसके वे बिना डरे सबसे आगे खड़े होकर जोशीले नारे बुलंद कर रहे थे। पुलिस ने फायरिंग शुरू की। फुलेंदु बाबू को गोली लगने से वो गिर पड़े, लेकिन तारा रानी विचलित नहीं हुई। पति को पट्टी बांधने के बाद वे तिरंगा लिए फिर थाने की ओर बढ़ने लगी और उन्होंने तिरंगा फहराया। और जब वे वापस लौटी तब तक फुलेंदु बाबू शहीद हो चुके थे। मतलब इस तरीके की बातें सुनने के बाद चलिए कोई बात नहीं, हमें भी डटे रहना चाहिए और इन सब से हमें बस एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जो कहते हैं, वहीं पर बात आती है कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की, जिनका जो अक्टूबर 1914 में मालाबार जिले में पैदा हुई। और उसके बाद उन्होंने न केवल भारत की पहली भारतीय महिला रेजिमेंट का उन्होंने नेतृत्व किया, बल्कि वैसा कि सभी हमारी सखियां शायद जानती भी होंगी कि वो पेशे से तो वैसे डॉक्टर थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। 92 वर्ष की आयु तक बहुत कम शुल्क पर कानपुर में वो रोगियों की देखभाल करती रहीं, जबकि इनका जन्म मद्रास में वकील परिवार में हुआ था। और ये वो समय था जब समाज में छुआछूत की प्रथा बहुत जोरों पर थी। तब भी उन्होंने एक आदिवासी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खेलने के लिए कहा। और वो हमेशा अपने दिल की सुनती थी और जाहिर है कि जब दिल की सुनती थी तो एक शेरनी की तरह आगे चलती थी। और वो जो साहस था उनके में कूट कूट कर भरा था। और वो भी एक हमारे लिए उन्होंने, आज के जो हम अगर स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो उनके लिए भी हमारा जो है सर नतमस्तक झुकता है। और इसी उनके सम्मान में उनको सरकार ने पद्म विभूषण से भी नवाजा। जी, अब गंगा देवी के बारे में बात करते हैं। घरेलू बाधाओं के चलते बहुत सारी महिलाएं आंदोलन में सीधी भागीदारी नहीं कर पाती थी, लेकिन गंगा देवी ने अपने तरीकों से योगदान दिया। बहुतों ने स्वदेशी अभियान को समर्थन देने के लिए चरखा चलाया, तो कुछ लोगों ने आंदोलनकारियों के लिए खबरी और गुप्त प्रतिनिधि के तौर पर कार्य किया। वे जरूरी सामान और सूचनाएं लाने ले जाने, अज्ञातवास
आसपास में रह रहे क्रांतिकारियों के आने जाने, आवास, भोजन आदि का प्रबंध करती थी। उत्तर प्रदेश की गंगा देवी की वैसे तो औपचारिक शिक्षा हुई थी, कुछ खास वो पढ़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आंदोलनों में बहुत सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाई और वो क्रांतिकारियों के लिए भोजन बना करके उन्हें वितरण करने का काम करती थी और इस तरह से उन्होंने घर और बाहर दोनों को संभाला। बहुत मुश्किल काम है। और जब बहुत सारे इस तरीके के सहयोग की बात आती है तो दुर्गा भाभी तो सबको याद होंगी ही। वहीं हम आज बात करते हैं जानकी अथी नाहप्पन जी की। जन्म इनका हुआ 1925 में कुआलालंपुर, मलेशिया में। वो एक तमिल परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने अपनी सारी सोने की कमाई दान कर दी जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों को भारतीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जो कुछ भी है वो देना होगा। अच्छा। बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि वो मलेशियन भारतीय कांग्रेस की संस्थापक थी। वो भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी जिन्हें जापानी लोगों के साथ भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्होंने एक आयोजन किया था, वहां पर आयोजित किया और वहां रह के उन्होंने इस तरह से सहयोग दिया। वहीं 2000 में हमारे सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। जी। नारंगी देवी के बारे में हम बात करते हैं। 17 साल की थी वो जब स्वतंत्रता आंदोलन से वो जुड़ी और राजस्थान से ये है और बड़े जोशो खरोश के साथ वो जुलूसों में भाग लेती रही, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के जो जुलूस निकलते थे। और 15 अगस्त को जयपुर की छोटी चौपड़ स्थित महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल की छत पर झंडा फहराने की ठान ली उन्होंने और छत पर जो सफाई कर्मचारी थे उनकी वेशभूषा उन्होंने धारण कर ली और उसके साथ वो वहां पर पहुंच गई, झंडा वहां फहरा दिया। इस बीच पुलिस को भनक लग गई और वो झंडा उतारने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बेतों से जो है इन महिलाओं की पिटाई करना शुरू कर दिया, लेकिन वो डटी रही, भारत माता की जय के नारे लगाती रही। सिर से खून बहने लगा, लेकिन अंग्रेजों के डर से कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया और इस तरह से उन्होंने इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। क्या बात है। मतलब इस तरीके का जज्बा वाकई वैसे देखा जाए तो हमें लगता है मंजू कि कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है। हाँ, और हकीकत से बहुत दूर सा लगता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि जब जोश आपके अंदर हो, आपके रगों में जिस समय इस तरीके का जज्बा हो कि हमें किस तरह से आज़ादी लेनी है और वो तड़प हो, जो गुलामी की जो बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद छूटने की जो ललक अगर होगी ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज कई लोग शायद आज़ादी के महत्व को नहीं समझ पाते हैं या पा रहे होंगे। जो नई पीढ़ी के बच्चे शायद उन्हें इस बारे में तो कुछ भी पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम गौर से देखें या हम अपने इतिहास को पढ़ें तो हमें पता चलेगा रेणु जी कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। बहुत लोगों की कुर्बानियां इसमें शामिल है, शहादत इसमें शामिल है और बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए जो बिल्कुल हमें ऐसा लगता था कि ये नहीं कर पा सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ऐसे कामों को उन्होंने किया, तब जाकर के आज हम इस आज़ाद हिंद में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। हम याद करते हैं अम्मू स्वामीनाथन की। इनका जन्म हुआ 1894 में और पलक्कड़ जिला में। और ये सबसे बड़ी बात है कि कभी स्कूल नहीं गई। शादी के लिए उन्हें बुनियादी शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन बाद में मिली क्योंकि उनकी शादी डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामीनाथन से हुई। उनके पति के समर्थन के कारण उन्होंने पढ़ाई की। अब देखिए उस जमाने में भी कुछ ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाया और आज हमारे लिए सबक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। और इसके साथ साथ उन्होंने जहां पढ़ाई की वहीं भारत की आज़ादी के लिए भी बहुत संघर्ष किया और एक लोकप्रिय चेहरा बनकर सामने आई। वो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही और भारत के संविधान की सदस्य भी बाद में बनी। संविधान के प्रारूपण के लिए जो सदस्य एक समिति गठित हुई उसमें भी वो सदस्य बन गई। राजकुमारी देवी के बारे में बात करते हैं। 22 वर्ष की उनकी उम्र थी जब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद पड़ी और बचपन से ही संघर्षशील थी, इसलिए घबराती नहीं थी। शादी होकर दमोह मध्य प्रदेश से वो कोटा आई। पति आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उन दिनों गली गली में करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे थे। तेज होती गतिविधियों को देख अंग्रेज बौखला रहे थे। उन्होंने आंदोलन के प्रमुख प्रजामंडल के नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार
कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो जब इनको ये पता चला तो ये उनसे मिलने के लिए रामपुरा कोतवाली में पहुंची, जहां सैकड़ों लोग जो है नेताओं से मिलने के लिए आतुर थे। वो भी यानी कि राजकुमारी देवी, वो भी भीड़ को चीरती हुई आगे चली गई। आगे पुलिस ने उन्हें रोक रखा था, लेकिन वो अड़ गई कि नहीं, मैं अंदर जाकर ही रहूंगी। पुलिस कर्मियों ने डंडों से जोर पर उन्हें हटाने की कोशिश की, लाठियों से पीटा, उनके भी सिर पर बहुत चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्या बात है। अब हम बात करते हैं मातंगिनी हाजरी। इनका जन्म 1870 में हुआ था, 19 अक्टूबर को। एक गरीब किसान परिवार में जन्मी और निजी जीवन खराब होने पर भी उनका देश के प्रति जो योगदान है वो हम याद कर रहे हैं आज, क्योंकि 18 साल की उम्र में बिना किसी संतान के वो विधवा हो गई और बाद में उन्हें गांधी बरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है बूढ़ी लेडी गांधी। अब सोचिए, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे एक कहानी है। हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन में 71 वर्ष की आयु में उनके साथ 6000 समर्थक थे। अब सोचिए उनका जो जज्बा और नेतृत्व करने की क्षमता। उन्हें तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने गोली मार दी थी। अंतिम सांस तक उन्होंने वंदे मातरम का जाप किया और भारतीय ध्वज को पकड़े रखा। जी, सचमुच ये सब जब कहानियां हम सुनते हैं ना, तो कई बार तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या स्त्रियों में इतनी शक्ति होती है, जिन्हें हम कहते हैं कि अबला नारी कहते हैं, लेकिन उनमें कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है। और कई ऐसे नाम हैं रेणु जी जो अनाम हैं, जिनके नाम हमें पता नहीं है, लेकिन उन सबको हम सादर नमन करते हैं और बिल्कुल श्रद्धा के साथ सिर झुकाते हैं। और इस नमन के साथ एक देशभक्ति गीत सुनते हैं। Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Sim sim pola pola, sim sim pola, sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute pipe, patola patola, drum drum duplex, simbola simbola. Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote keyboard, imitations, minor note, major note, modulations, in C, in tune, intonations, roll rhythm, rhyming, percussions, bar scale, score, compositions, dance, drama, music, motivations, Alice, Michael, Madonna, America. We want to go. अरे बोलो बोलो. America. 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 लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Sim sim bola bola, sim sim bola, sim sim bola bola, sim sim bola। Fine flat flute pipe, pachola pachola, drum drum duplet, simbola simbola। Do re fa so, pa ma re sa, do re fa so, pa ma re sa, do re fa so, pa ma re sa, do re fa so, pa ma re sa। Re do 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 re। दुनिया के माथे की बिंदिया तो हमारा देश है ही, लेकिन उसमें भी ये जो चमकते हुए जो बहुत सारे सितारे हैं, उनका नाम जो हमने आज लिया, उन सबको तो हम नमन करते ही हैं। और भी बहुत सारे नाम है मंजू, जैसे सुचेता कृपलानी की बात करें, बहुत सारे अनाम नाम भी जो है, रानी गायदिनल्यू, वहीं पर नेली सेन गुप्ता, ऐसी बहुत सारी भी हमारी, और भी हमारे जो है कहना चाहिए कि जज्बा जगाती हैं, सखियां कह सकते हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही है सखियां कहने की, क्योंकि हम तो कहीं से उनके पैर के नाखून के भी बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब बातें बता सकते हैं। हाँ, और अपने सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी सखियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।